ओके, सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक है, कल हम लोगों ने नीति आयोग एनडीसी वो डिस्कस किया था ना, डिस्कस किया था ना, नीति आयोग एनडीसी प्लानिंग कमीशन, सॉरी उसके पहले डिस्कस किया था। कल इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी डिस्कस किया था, राइट। सो नेशनल इनकम अकाउंटिंग, अब देखिए अकाउंटिंग बेसिकली क्या होता है। देखिए इसको हम लोग समझते हैं, नेशनल इनकम तो मालूम है ना कि नेशन की इनकम, ठीक है। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग को सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं मेजरमेंट। अकाउंटिंग को सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं मेजरमेंट। जानबूझकर के कुछ वर्ड्स ऐसे रखे जाते हैं। अकाउंटिंग में बेसिकली क्या होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर दिखाया जाता है ना, बैलेंस शीट होती है। जब तक इनकम नहीं आएगी कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि वो एक्सपेंडिचर क्या होगा, ठीक है। बैलेंस शीट होता है, बैलेंस शीट मतलब कितना आ रहा है कितना जा रहा है, सिंपल लैंग्वेज में। अब तो बहुत कर एडवांस हो गया है। तो ये चीज आपको ध्यान में कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग, तो नेशनल इनकम को कैसे मेजर करेंगे, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अब देखिए, अनलेस यू नो व्हाट इज द इनकम ऑफ अ नेशन, हाउ कैन यू प्लान द एक्सपेंडिचर। भाई नेशनल इनकम हम क्यों मेजर करते हैं, क्योंकि जब मान लीजिए सपोज यूर फाइनेंस मिनिस्टर और यू आर द प्राइम मिनिस्टर, सो अगर आपको यही नहीं, या मान लीजिए आप बहुत छोटे लेवल पे सोच लीजिए कि आप जो है फैमिली के हेड हैं, और फैमिली के हेड हैं, तो अगर आपको मालूम ही नहीं कि आपके घर की इनकम क्या है, आपके देश की इनकम क्या है, तो आप एक्सपेंडिचर कैसे सोच सकते हैं। और भी, और एक सिंपल एग्जांपल लीजिए उससे भी, कि मान लीजिए आप मार्केट में जाते हैं तो आप चीजों को खरीदते हैं, तो कैसे खरीदते हैं, एक बजट होता है ना। आपको मालूम होता है कि आपके पॉकेट में कितने पैसे हैं, आपके वॉलेट में कितने पैसे हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि जाते हैं खरीदते जाते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। सो नेशनल इनकम को कैसे मेजर किया जाए, मेजरमेंट, ये हम लोग जो है पढ़ेंगे। अब देखिए नेशनल इनकम जो मेजरमेंट है वो कई तरीके से काफी काफी लंबे समय से चलता आया है। लेकिन एक इकोनॉमिस्ट थे, यूएस इकोनॉमिस्ट साइमन कुजनेट्स, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि वो कोई नहीं पूछेगा, बट साइमन कुजनेट्स, ही वाज द पर्सन। उन्होंने 30s में, 30s का मतलब 1930s में, बेसिकली क्या है वो दिया, एक प्रकार का मेजरमेंट का तरीका, और वो तरीका सबसे बढ़िया माना गया। एंड यूएस के जो प्रेसिडेंट थे उस समय, वो इतने इंप्रेस्ड हुए कि उनको रेकमेंड किया कि भाई नोबेल प्राइज इनको मिलना चाहिए, एंड ही गॉट नोबेल प्राइज। क्योंकि उन्होंने जो तरीके बताए दैट वाज मच मोर एक्यूरेट। उसके पहले भी थे लेकिन उतने एक्यूरेट नहीं थे, ठीक है। सो नेशनल इनकम अकाउंटिंग में आज हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिकली जैसे जीडीपी, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, पीसीआई, राइट, जीडीपी एफसी, जीडीपी एमसी, राइट, और बेसिकली क्या है, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, राइट,
CSO, right? NSO, GGDP, बेस ईयर, EDC। ये सब चीजें हम लोग पढ़ते जाएंगे, ठीक है? ये बहुत डिस्टर्बिंग है, कॉन्स्टेंटली लग रहा है कि बहुत शोर हो रहा है, उसमें बोलना है। एक्चुअली इस पे ना वो मुझे लग रहा है कि वुडन का अगर फ्लैप लगा दें तो शोर कम हो जाएगा, या जो घास आती है ना, घास, उस पे लगा दें तो दैट वुड आल्सो बी सस्टेनेबल एनवायरमेंटली। लग रहा है मैडम को सजेशन देना पड़ेगा, शी इज वेरी क्विक टू इम्प्लीमेंट थिंग्स, राइट? तो उस पे लगा दो ऊपर से, गर्मी में अच्छा भी रहेगा, ठंड में भी अच्छा रहेगा। ठंड तो खैर यहाँ उतनी पड़ती नहीं है, ठीक है? यानी ये पट 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 जो आवाज आ रहा है ना वो, ओके। सो बेसिकली एक एक को हम लोग समझेंगे। सो ये वेरियस तरीके हैं जिसके माध्यम से ना नेशनल इनकम को मेजर किया जाता है। इट्स रियली वेरी डिस्ट्रैक्टिंग, ठीक है? चलिए कोई नहीं, समझते हैं, एक एक को समझते जाते हैं। अब क्या कर सकते हैं, अब ये बारिश को अब वेट तो कर नहीं सकते भाई, रुक जाओ यार, नहीं, इसको अपना काम को अपना काम, ठीक है? सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज जीडीपी। ठीक है, अब देखिए जीडीपी, इसको आपको कोई डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, आपको कोई डेफिनेशन नहीं रटना है, बस एक बार समझ लीजिए, आप बिल्कुल उसका आंसर देते जाएंगे, यूल एंड आप कोई कंफ्यूज भी नहीं होंगे, ठीक है? नहीं तो किताबों में हर अपने अपने तरीके से उसने एक्सप्लेन किया है एंड इट बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग। सो जीडीपी का मतलब पहले समझते हैं। जीडी, जी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस, डी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक एंड पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट, राइट? सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी को यही बोलते हैं। अब देखिए, अगर कोई पूछे आपसे कि जीडीपी आखिर होता क्या, तो यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देखिए ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। अब टोटल क्या, तो टोटल मॉनेटरी वैल्यू, टोटल मॉनेटरी वैल्यू। तो ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, टोटल मींस क्या, तो टोटल मॉनेटरी वैल्यू, यानी मनी के टर्म्स में जो वैल्यू निकालते हैं, राइट? देखिए प्रोडक्ट का मतलब यहां पे क्या है ना, कि प्रोडक्ट का मतलब यहां गुड्स भी है और सर्विसेज भी है, और ये गुड्स एंड सर्विसेज जो है ना, ये क्या है, ये इसका मतलब जितने भी ऑल फाइनल गुड्स, ऑल मतलब ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। सो प्रोडक्ट का मतलब यहां गुड्स एंड सर्विसेज दो हैं, दोनों, सॉरी, सो गुड्स एंड बेसिकली सर्विसेज। सो गुड्स एंड सर्विसेज यहां पे बेसिकली क्या, कि ये ऑल फाइनल, आपको मालूम है कि हम लोगों ने टाइप्स ऑफ गुड्स डिस्कस किया था ना, इंटरमीडियरी और फाइनल। तो यहां पे इंटरमीडियरी गुड्स इंक्लूड नहीं होंगी, फाइनल होंगी। फाइनल का मतलब क्या होता है, कि रेडी हो, अब यानी कोई फर्दर वैल्यू एडिशन की जरूरत नहीं है,
ठीक है, जैसे मान लीजिए प्लास्टिक है, अब प्लास्टिक से आपने पेन बना दिया, तो अब ये पेन क्या है, ये फाइनल गुड है, अब इसमें कोई फर्दर वैल्यू एडिशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फाइनल गुड, हालांकि कोई भी ऐसा हर चीज को का फर्दर वैल्यू एडिशन किया जा सकता है। अब इसमें मान लीजिए हो सकता है कोई क्राफ्टिंग कर दे इसमें, और अगर पहले अगर 10 रुपए बच रही है में बिक रही है, तो इसमें कुछ हैंडमेड क्राफ्टिंग करके ब्यूटीफुल बना के इसको 15 रुपए में कोई बेच दे, तो वैल्यू एडिशन तो खैर कभी भी कर सकते हैं, बट अब ये फाइनल गुड है, इसमें फर्दर वैल्यू एडिशन की जरूरत नहीं है, अगर नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। गेटिंग द पॉइंट? तो फाइनल गुड्स, सो ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब टोटल, टोटल का मतलब टोटल मॉनेटरी वैल्यू, प्रोडक्ट का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, और इसका मतलब होता है ऑल फाइनल, तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब जो ये डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक का मतलब जो है ना, प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री, प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। अब विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ अ कंट्री यानी जिस भी कंट्री के डोमेस्टिक बाउंड्री में होना चाहिए, डोमेस्टिक बाउंड्री के बाहर नहीं। अब इस डोमेस्टिक बाउंड्री में मान लीजिए इंडिया में दोनों लोग आएंगे, एक तो ओन सिटीजन्स आएंगे, खुद के नागरिक आएंगे, और दूसरा क्या आएंगे, फॉरेनर्स आएंगे। भाई दोनों आएंगे ना, इंडिया में सिर्फ इंडियंस ही थोड़े काम करते हैं, कुछ कुछ फॉरेनर्स भी तो आके काम करते हैं ना दूसरे देश से। मान लीजिए बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, यूएसए के भी कुछ लोग हैं, तो ये चीज है। सो ये क्या कह रहा है कि जीडीपी क्या है, तो जीडीपी का मतलब होता है टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ अ कंट्री in a given period of time, in a given period of, in a given period of time, generally a year, generally a year, generally a year क्या मतलब, इसको बोलते हैं हम फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। और फाइनेंशियल ईयर इंडिया में कब से कब तक है, इसमें भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 1 अप्रैल से लेकर के टू 31 मार्च तक, ये फाइनेंशियल ईयर होता है। हालांकि इसके क्वार्टरली भी आते हैं, हाफ ईयरली भी होते हैं। ठीक है, सो आपको कोई भी डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने उसको समझ लिया, और आपको इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। तो एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। सो जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जो, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, समझ लीजिए, किसी कोई डाउट है तो पूछ ले। राइट, नाउ थिंग्स हैव बिकम बेटर। ठीक है, सो जीडीपी समझ में आ गया, और जीडीपी समझ में आ गया तो आपको सब समझ में आ गया। ठीक है, आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है ना। सो अगर कोई पूछे कि भाई जीडीपी क्या है, तो सीधे ध्यान रखिए, जी मतलब ग्रॉस, डी मतलब डोमेस्टिक, पी मतलब प्रोडक्ट। तो ग्रॉस का मतलब टोटल, टोटल मतलब टोटल मॉनेटरी वैल्यू किसकी, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो प्रोडक्ट है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। डी मतलब डोमेस्टिक, प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और इंडिया में जो है वो गिवन पीरियड क्या है, उसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं, उसकी पीरियड क्या है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इट इज एज सिंपल है, कोई आपको रटने की जरूरत नहीं है डेफिनेशन।
ठीक है। सो जीडीपी तो समझ में आ गया। अब इसी पे एक आप याद कर लीजिए, उसी पर रखते जाइए इसे, जीडीपी। अब जी और यहां पे एक होता है एनडीपी। जीडीपी समझ में आएगा, अब एनडीपी समझते हैं। अब देखिए एनडीपी है क्या, जैसे कि इसका नाम ही कर रहा है। देखिए डी ऑलरेडी हम लोगों ने समझ लिया है, पी हम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है। डी का मतलब होता है प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिक होता है, पी का मतलब होता है प्रोडक्ट। यानी बेसिकली क्या है, इसको इसको हम लोग बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यही है ना इसका नाम। अब देखिए डोमेस्टिक हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। डोमेस्टिक ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है, प्रोडक्ट भी वही होगा इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो जो ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, सब सेम है, बस एक लेटर का डिफरेंस है। इसमें क्या वर्ड यूज हो रहा है, नेट, ठीक है। उसमें क्या यूज हो रहा था, ग्रॉस, बस एक लेटर का डिफरेंस है। इसमें जी का डिफरेंस है और इसमें एन का डिफरेंस है, बाकी सब सेम चीजें हैं, तो डेफिनेशन भी पूरी सेम रहेगी। अब इसको नेट का हम लोग समझ लें। नेट का मतलब होता है प्योर। प्योर का मतलब क्या, नेट वैल्यू होती है ना किसी चीज की, तो उसकी प्योर वैल्यू होती है, शुद्ध जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो प्योर, प्योर का मतलब क्या होता है, अगर हम कोई कहते हैं कि कोई भी चीज ये प्योर है, इसका मतलब कि उसमें इंप्योरिटीज है कि नहीं है, नहीं है। सो प्योर का मतलब होता है अवे फ्रॉम इंप्योरिटीज, अवे फ्रॉम impurities, away from impurities। अब ये क्वेश्चन उठता है कि impurities क्या है। तो देखिए impurities को हम लोग बोलते हैं डेप्रेसिएशन। डेप्रेसिएशन, अब आप कहेंगे डेप्रेसिएशन क्या है, गेटिंग द पॉइंट। एक एक चीज आप समझते जाइए, उसको डिकोड करते जाइए। तो देखिए दो वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है, दो वर्ड्स यूज होते हैं, एक होता है अप्रिसिएशन और दूसरा होता है डेप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन। अरे रुक जाओ, अभी अभी देख लो, बारिश देखो, हम तो सोच रहे थे कि बच गए बच गए, बिजली कड़क रही है। आएगा, सब कुछ आएगा, पहले समझ लो इसको, पहले इनको समझ तो लो ये है क्या। अब देखो अकाउंट्स वालों को तो एडवांटेज होता है, सबको लेके चलना है ना, कि झटके से हम तुरंत रिजल्ट मिलेगा तो क्या होता है, आदमी रिजल्ट पकड़ नहीं पाएगा। हमारा ब्रेन जो है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। जब सीप जो है मुंह खोलेगा और उसमें बारिश की बूंद पड़ेगी, तब तो उसमें मोती बनेगा ना। सो फर्स्ट वी हैव टू अराउज क्यूरियोसिटी एंड देन, सो डिप्रिसिएशन समझने से पहले आप समझ लीजिए अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन होता क्या है। अप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन का मतलब जो है, जो वैल्यू जो है किसी भी चीज की क्या होती है, बढ़ती है। जैसे हम लोग आजकल सुन रहे हैं ना कि यूएसडी की अप्रिसिएशन हो रही है और इंडियन रूपी डिप्रिसिएट कर रहा है। तो अप्रिसिएट का मतलब होता है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ समथिंग, वो अप्रिसिएशन होता है करेंसीज का। जब हम लोग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन यूज होता है। तो अप्रिसिएशन तो समझ में आ गया, डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन वैल्यू, डिक्रीज इन वैल्यू। तो किसी भी चीज की अगर वैल्यू जो है डाउन हो जाए तो बेसिकली क्या होता है, वो डिप्रिसिएशन होता है, डिप्रिसिएट कर रही है। ये बात समझ में आ गई।
ठीक है। अब देखिए डेप्रिसिएशन ना, ये दो चीजों में यूज होता है, एक तो करेंसी के सेंस में यूज होता है, और दूसरा यहां पे जो है ना बेसिकली वियर एंड टीयर के सेंस में यूज होता है, वियर एंड टीयर के सेंस में। वियर एंड टीयर ऑफ किसका? मशीनरी का। जैसे मान लीजिए अगर चेयर बनाने की आपने फैक्ट्री सेटअप की रखी है, तो चेयर बनाने की मशीन होगी, तो मशीन तो चलेगी ना, चेयर बनेगी तो चलेगी। अब चलेगी तो उसमें बेसिकली क्या होगा, ओवर द टाइम वो पुरानी होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, पुरानी होगी। जैसे मान लीजिए आप कार खरीदेंगे, ठीक है, तो कार नई होगी ओवर द टाइम या पुरानी होगी? पुरानी होगी ना। तो उसी तरीके से जो मशीनरी आप कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, तो वो नई होगी कि पुरानी होगी? पुरानी होगी। उसको तो उसमें खराबी भी आएगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं वियर एंड टियर। तो डेप्रिसिएशन दो सेंस में यूज होता है, एक तो फॉरेन एक्सचेंज में करेंसी के सेंस में यूज होता है, करेंसी जो है डेप्रिसिएट होती है, और दूसरा जो है वियर एंड टियर। वियर एंड टियर का मतलब बेसिकली क्या होता है, मशीनरी में जो खराबी होती है, जो पुरान होती है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन रेट। समझ में आ रही बात? तो इसमें जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, ऑटोमेटिक तो नहीं पैदा हो रही है ना, उनको कोई प्रोड्यूस कर रहा है ना। मान लो चेयर बनाना है, तो चेयर बनाने की मशीन तो बना रही है ना, ठीक है। सो यहां पे हम लोग जो है ना डिस्कस करेंगे यहां पे ये वाले सेंस में, राइट। अब बताओ, ठीक है, समझ में आ गई बात? ये चीज जो है तो डेप्रिसिएशन, तो इसमें प्योर क्या है? प्योर का मतलब होता है अवे फ्रॉम इंप्योरिटीज। अवे फ्रॉम, यहां पे इंप्योरिटी क्या है? इंप्योरिटी है डेप्रिसिएशन। समझ में आ गई बात? अब डेप्रिसिएशन, अब देखो हर डिपार्टमेंट का ना, हर सेक्टर का डिप्रिसिएशन रेट निकाला जाता है, हर सेक्टर का। मनुष्य को छोड़ करके बाकी सबका डेप्रिसिएशन निकलता है, क्योंकि मनुष्य जो है, ह्यूमन बीइंग क्या होता है, ओवर द टाइम वो अप्रिसिएट ही करता है। हालांकि उसमें भी डेप्रिसिएशन आती है, गिरावट आती है, गलत चीजें कर ले, बट जनरली ह्यूमन बीइंग का डेप्रिसिएशन रेट नहीं निकलता है, क्योंकि वो अप्रिसिएट ही करेगा। जैसे जैसे नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ेगा उसकी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। इसमें क्या है, अब देखिए, तो इसमें है क्या? इसका मतलब यह है कि भाई यहां नेट की ही तो बात हो रही है ना, बाकी तो डोमेस्टिक और प्रोडक्ट ये हम लोगों ने समझ लिया। तो प्योर का मतलब होता है अवे फ्रॉम इंप्योरिटीज, अवे फ्रॉम इंप्योरिटीज का मतलब डेप्रिसिएशन। तो हर सेक्टर का डेप्रिसिएशन रेट निकलता है, और उसका बेसिकली एक एवरेज निकाल लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए, इसका मतलब एनडीपी है क्या? इसका मतलब एनडीपी आपका क्या है? एनडीपी ये आपका जीडीपी ही है। एनडीपी क्या है? ये जीडीपी ही है, माइनस डेप्रिसिएशन। ये इसका फॉर्मूला है। एनडीपी क्या है? ये जीडीपी ही है, बट माइनस उसमें से डेप्रिसिएशन निकाल दें। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए जीडीपी की वैल्यू जो है, अगर हमने कहा कि जीडीपी की वैल्यू आपने रखी रुपीज 1200 रुपीज, ठीक है, और मान लीजिए डेप्रिसिएशन की वैल्यू आपने रखी रुपीज 200 रुपीज, तो इसमें क्या हो गया? ये माइनस हो जाएगा ना। तो एनडीपी क्या होगा? एनडीपी का वैल्यू क्या होगा, कितनी होगी? इसमें से जीडीपी में से माइनस हो जाएगा ना डेप्रिसिएशन, तो इसमें क्या होगा? एनडीपी की वैल्यू क्या हो, कितनी हो जाएगी? रुपीज 1000। समझ में आ रही बात? तो एनडीपी क्या है? ये जीडीपी ही है, बस उसमें से डेप्रिसिएशन रेट माइनस कर दिया जाता है, ठीक है। यानी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में मशीनरी लगी हैं, तो उनका डेप्रिसिएशन रेट निकाल लिया जाता है, जो उसमें वियर एंड टियर होगा, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन, तो वो माइनस हो जाएगा। अब देखिए, ये बताइए कि कौन इसमें बड़ा कौन होता है? जीडीपी बड़ी होती है कि एनडीपी बड़ी होती है? जीडीपी किसी भी गिवन ईयर में
जो है वो क्या होती है, जीडीपी बड़ी होती है। तो ये ध्यान में रखिए, पूछ लेता है कौन बड़ी होती है, तो जीडीपी हैपेंस टू बी बिगर देन एनडीपी किसी भी ईयर में। ठीक है, बराबर भी नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन रेट जीरो नहीं होता है भाई। को आप गाड़ी इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा नहीं कि वो सेम की सेम नहीं रहेगी, डेप्रिसिएशन रेट होता है। ठीक है, सो ये ध्यान में रखिए कि जीडीपी इज ऑलवेज बिगर देन एनडीपी। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए, कैसे मालूम चलेगा कि कोई देश टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है या बैकवर्ड है? तो जिस भी कंट्री का, अगर कंट्री का, किसी भी कंट्री की अगर डेप्रिसिएशन अगर हाई है, तो वो कंट्री जो है टेक्नोलॉजिकली, वो टेक्नोलॉजिकली क्या है, वो लो है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पास ठीक है, उसके पास जो पुरानी मशीनरी है। तो इसीलिए जो जो एडवांस इकोनॉमीज होती हैं उनका डेप्रिसिएशन रेट कम होता है। क्यों? क्योंकि नई गाड़ी ज्यादा खराब होती है या पुरानी गाड़ी? पुरानी गाड़ी ना, पुरानी गाड़ी ज्यादा मेंटेनेंस खोजेगी ना कि नई गाड़ी? पुरानी गाड़ी। नई गाड़ी तो 4-5 साल खूब दबा के चलाओ, मिनिमम 2 साल तो खूब, 2-3 साल तो खूब दबा के चलाओ, उसके बाद फिर धीरे धीरे समस्या आने लगती है। 5 साल के बाद कुछ ज्यादा समस्या आने लगती है कि नहीं? सो डेप्रिसिएट, तो किसी भी कंट्री को अगर जानना है कि बेसिकली कौन सा कंट्री टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड है और ठीक है एडवांस है, तो जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी नहीं रखते हैं। ठीक है, सो उनका डेप्रिसिएशन रेट जो है ना बहुत लो होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो जीडीपी क्या है, एनडीपी क्या है? ठीक है, अप्रिसिएशन और डिप्रेसिएशन क्या है? ठीक है, कौन बड़ा है कौन छोटा है? राइट, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले। जीडीपी आप समझाओ, मुझे समझाओ। हाँ, इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, और वो जनरली ईयर। समझ में तो आ गया, फिर क्या बताना चाह रहे हो, क्या जानना चाह रहे हो आप ये सोच रहे हो कि इतना सिंपल कैसे हो सकता है? ऐसा ही है ना, क्योंकि अकाउंट्स के टीचर ने दिमाग चाट लिए, दिमाग खराब कर देते हैं एकदम, बिल्कुल डरा देते हैं। इतना कोई चीज सिंपल कैसे हो सकती है, यही कहना चाह रहे हो आप? हाँ, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। किताब की लैंग्वेज लिख लोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, रटना पड़ेगा। और किताब की लैंग्वेज नहीं चाहिए, आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, ये तो बड़ा अच्छा माना जाएगा। आप उसके उसके लेटर्स को तोड़ना शुरू कर दो। ठीक है, हो गया। अब तो मुझे लग रहा है कि अगर आपसे पूछा जाए तो आपने खुद ही एक्सप्लेन कर दिया, अब मैं क्या एक्सप्लेन करूं? फिर भी पढ़ना, फिर भी नहीं आएगा फिर पूछ लेना। ठीक है, आ जाओ भाई आ जाओ। ठीक है, आजकल देश में बहुत बाढ़ आ रही है, भीग गए कोई बात नहीं, बहना नहीं चाहिए आदमी को। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। आदमी फिर जितना बड़ा होता जाएगा बारिश में भीगना तो चाहेगा लेकिन भीग नहीं पाएगा, सोचेगा कपड़े खराब हो जाएं तो लोग ऐसे हो जाए, तबीयत खराब हो जाए। बचपन में बच्चे खूब भीगते थे, इसमें कितना मजा आता था। बारिश में भीगते हो कि नहीं भीगते हो? बारिश में भीगना अच्छा लगता है थोड़ा थोड़ा? आप नहीं भीगते ना? पहली बारिश में अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज देयर रिमेन्स
पॉल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर, तो दैट कुड बी हार्मफुल, बट उसके बाद तो आदमी भीग सकता है। अब तो फिर आदमी बहुत सोचने लगता है ना कि बिजली गिर जाएगी तो तबीयत खराब हो जाएगी, तो फिर कपड़े खराब हो जाएंगे, फिर जैसे जैसे बड़ा होगा ना आदमी सोचने लगता है ज्यादा, फिर इसलिए भीगने का अवसर ही नहीं मिलता। ठीक है, सो एनडीपी, जीडीपी और एनडीपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि जीडीपी डिस्कस कर लिया, एनडीपी डिस्कस कर लिया। अब देखिए एक तीसरा है जिसको हम लोग बोलते हैं जीएनपी। अब देखिए व्हाट इज जीएनपी? जीएनपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब देखिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस को तो मैंने बता दिया ना, ग्रॉस का मतलब क्या होता है? टोटल। टोटल मतलब टोटल मॉनेटरी वैल्यू। प्रोडक्ट का हमने मतलब बता दिया है कि ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। अब देखिए यहां पे जो एक लेटर है वो डिफरेंट है। जीडीपी और जीएनपी एक ही चीज है, यहां पे बस एक लेटर का डिफरेंट है, डी का, और यहां पे किसका डिफरेंस है? एन का डिफरेंस है। यहां इसका मतलब हुआ नेशनल। नेशनल का मतलब बेसिकली क्या है? नेशनल का मतलब होता है ओनली सिटीजन्स, ओनली सिटीजन्स। ओनली सिटीजन्स का मतलब आपको क्या करना है? एक्सक्लूड करना है, फॉरेनर्स को इंक्लूड नहीं करना है, केवल नेशनल होने चाहिए। अगर इंडिया का है तो इंडियन नेशनल्स होने चाहिए। अब वो रायपुर में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, कलकत्ता रहे हैं या लंदन रहे हैं, ठीक है, बस इंडियन सिटीजन्स होने चाहिए। ठीक है, दूसरे कंट्री के निवासी नहीं, उनके पास नहीं होना चाहिए। तो इसमें ओनली सिटीजन्स का मतलब बेसिकली क्या है? अब ये चाहे विद इन द कंट्री रहे, विद इन द कंट्री, और ये बेसिकली आउटसाइड द कंट्री। ये दोनों चलेगा, बट ओनली सिटीजन्स होने चाहिए। यानी ये बेसिकली क्या करता है? ठीक है, मोबाइल उसको हटा दो भाई, नहीं तो एक चीज स्लिप हुई, बाकी एकदम नहीं समझ में आएगा, राइट। सो इसमें क्या है? विद इन द कंट्री हो या आउटसाइड द कंट्री हो। इंडियंस इंडिया में भी रहते हैं और बाहर विदेशों में भी जाकर काम करते हैं, गल्फ कंट्रीज में, यूरोप में, अमेरिका में, डिफरेंट पार्ट्स में लोग काम करते हैं, है कि नहीं? सो ओनली सिटीजन्स, ओनली सिटीजन्स का मतलब इसमें एक्सक्लूड करता है, फॉरेनर्स नहीं होगा। जैसे जीडीपी में था कि डोमेस्टिक में था, तो उसमें इंडियंस भी थे, सिटीजन्स भी थे और विदेशी भी थे, लेकिन वो डोमेस्टिक बाउंड्री में। यहां कह रहा है कि केवल सिटीजन्स होने चाहिए, वो देश में काम करें या देश के बाहर काम करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जीएनपी में केवल नेशनल्स का कंट्रीब्यूशन होगा, फॉरेनर्स का एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, नहीं इंक्लूड होगा। ठीक है, अब देखिए ये बात तो हमको समझ में आ गई। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, तो ग्रॉस का मतलब हमने समझ लिया, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। टोटल का मतलब क्या है? टोटल मॉनेटरी वैल्यू। पी का मतलब ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। सो इसमें प्रोड्यूस बाय ओनली द नेशनल्स इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम वो सेम रहेगी डेफिनेशन, ठीक है, सेम डेफिनेशन रहेगी। इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या है? जनरली अ ईयर, और ईयर का मतलब फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल से 31 मार्च। सेम रहेगी, सब कुछ सेम रहेगा, बस एक लेटर का डिफरेंस है। अब देखिए इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब यह है कि जीएनपी आखिर होती क्या है? तो जो जीएनपी होती है ना, जीएनपी ये जीडीपी ही होती है। जीएनपी क्या होती है? जीडीपी होती है। इसमें क्या होता है कि प्लस माइनस नेट इनकम, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये इसका फॉर्मूला होता है। जीएनपी क्या होती है? जीडीपी होती है, प्लस माइनस होता है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब वो कहेंगे कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा, दोनों एक साथ कैसे होगा? तो वो डिपेंड करता है कि इंडिया को जो इंटरेक्शन है वो प्लस है दुनिया से या नेगेटिव है, अब वो देखना पड़ेगा। ठीक है, बट एक कंट्री का प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें देखिए जो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये बेसिकली इसमें तीन मेजर चीजें आती हैं। इसमें बेसिकली तीन मेजर चीजें आती हैं। पहला प्राइवेट रेमिटेंसेस, प्राइवेट रेमिटेंसेस पूरी दुनिया, प्राइवेट रेमिटेंसेस आपको मतलब, रेमिट का मतलब आप समझ रहे हैं, सेंड बैक। रेमिट का मतलब क्या होता है? सेंड बैक, भेजना, वापस भेजना। तो प्राइवेट रेमिटेंसेस मतलब लोग भेजते हैं, वापस भेजते हैं क्या? पैसे। जैसे मान लो अगर यूरोप में गए हैं लोग या गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे हैं तो घर पैसा भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्राइवेट रेमिटेंसेस कौन भेजता है, कौन रिसीव करता है? कंट्री इंडिया रिसीव करता है। आप लोग लिख सकते हैं कि इंडिया इज द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ प्राइवेट रेमिटेंसेस इन द वर्ल्ड। इस बात को लिख लो भाई। ठीक है, इंडिया इज द लार्जेस्ट रेसिपी, इंडिया इज द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ प्राइवेट रेमिटेंसेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, अराउंड अराउंड 120 बिलियन यूएसडी per annum, around 120 billion USD. India is the largest recipient of private remittances in the world, right? Around 120 billion USD, करीब 120 बिलियन यूएसडी जो है ना वो पर एनम, हर साल 120 यूएसडी बहुत बड़ा अमाउंट होता है, राइट? सो करीब 120, सो ये सबसे बड़ा जो है रेसिपिएंट है, लार्जेस्ट रेसिपिएंट है इंडिया। बहुत इनकम मिलती है, लोग यूरोप, अमेरिका और गल्फ कंट्रीज में है जाके घर भेजते हैं। अब घर भेजेंगे तो बेसिकली क्या होगा? इंडिया को इनकम होगी ना। ठीक है, अब ये तो समझ में आता। तो प्राइवेट रेमिटेंसेस, अब देखिए प्राइवेट रेमिटेंसेस में बेसिकली क्या है? अब इसमें आपको मालूम है कि इसमें इन और आउट दोनों होगा। इन का मतलब इंडिया को मिलता है, एंड आउट, आउट का मतलब जो विदेशी हैं जो इस देश में काम कर रहे हैं वो बाहर भेजते हैं, अपने यहां भेजते हैं। तो इन और आउट होगा। अब मान लो अगर इंडिया 500 रुपए इंडिया को मिलता है और इंडिया से 200 रुपए बाहर जाता है, तो इंडिया यहां पे पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ? पॉजिटिव हुआ। तो इंडिया जो है इस एरिया में पॉजिटिव है, ये ध्यान में रखना। इंडिया जो है पॉजिटिव है। इसका मतलब बेसिकली क्या है कि इंडिया रिसीव ज्यादा करता है, भेजता जो है, क्योंकि आपको फॉरेनर्स को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तभी वो नेट वैल्यू निकलेगी। ठीक है, यानी इसमें फॉरेनर्स का इंक्लूड नहीं होगा। जीडीपी में तो फॉरेनर्स और उसका, लेकिन डोमेस्टिक में होता था, यहां बेसिकली फॉरेनर्स का माइनस हो जाएगा ना। तो प्राइवेट रेमिटेंसेस हो गया। दूसरा जो है आपका
इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स, इंटरेस्ट ऑन बेसिकली बोरोविंग्स या लोन्स जिसको हम लोग बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन्स। अब इंटरेस्ट ऑन लोन्स का मतलब बेसिकली क्या है? इंडिया लोन रिसीव भी करता है और इंडिया जो है रिसीव लोन देता भी है। इंडिया जो है मान लीजिए जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन सबको क्या है, श्रीलंका हो गया, इंडिया इनको लोन देता है और इंडिया लोन लेता भी है। तो जब अगर आप लोगे, मान लीजिए आपने लोन लिया किसी से, तो उसका इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? और अगर मान लीजिए अगर आपने लोन किसी को दिया है तो उससे उसका इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं? आपको मिलेगा। तो वो इसमें क्या होगा, यहां भी क्या होगा, इन एंड आउट होगा, इन एंड आउट। यानी इंडिया ने जो लोन दिए हैं तो इंडिया को इंटरेस्ट मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो इन हो जाएंगे, और इंडिया ने जो लोन लिए है उसका इंटरेस्ट देगा तो क्या होगा, वो आउट हो जाएगा। मान लीजिए आप जो है इंटरेस्ट पेमेंट के रूप में 500 रुपए देते हैं और आपको इंटरेस्ट पेमेंट के रूप में 300 रुपया मिलता है, तो यहां पे आप पॉजिटिव हुए या नेगेटिव? नेगेटिव हुए। तो यहां बेसिकली क्या है कि इंडिया क्या है, इंडिया यहां पे नेगेटिव में है। ये ध्यान में रखिएगा, इंडिया जो है ना, इंडिया नेगेटिव में है। इसका मतलब क्या है, इंडिया इज अ नेट बोरोवर, यानी इंडिया बोरो ज्यादा करता है लेंडिंग करने से। गॉट द पॉइंट? तीसरा है आपका एक्सटर्नल ग्रांट्स। एक्सटर्नल ग्रांट्स, एक्सटर्नल ग्रांट्स मतलब बेसिकली इसमें एड भी होता है, प्लस आपका बेसिकली हम एड दे देते हैं, गिफ्ट भी होता है, ETC। तो एक्सटर्नल में इंडिया जो है, इंडिया एड देता है दूसरे कंट्रीज को, इंडिया गिफ्ट देता है, और इंडिया को भी एड मिलता है और गिफ्ट मिलते हैं। जैसे जो मान लो ये प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स एक दूसरे जगह जाते हैं तो उनको गिफ्ट्स मिलते हैं। प्लस मान लो अगर दुनिया में अगर कहीं कोई त्रासदी हो गई, चाहे जैसे अभी अफगानिस्तान में अर्थक्वेक आया है, तो चला ना कि इंडिया ने जो है एड भेजा, वहां पे मेडिसिन भेजा, फूड भेजा, और भी बहुत सी चीजें होती हैं, इंडिया को भी डोनेशंस मिलते हैं। गेटिंग द पॉइंट? सो ये सब जो है एक्सटर्नल ग्रांट्स में होता है। तो यहां भी बेसिकली क्या है आपका, यहां भी आपका इंडिया भी यहां भी इन है एंड आउट है, यानी जो इंडिया को मिलता है वो इन हो गया, और इंडिया जो अदर कंट्रीज को देता है वो भी क्या हो गया, आउट हो गया। सो यहां पे बेसिकली क्या है, ये जो है ना, इंडिया यहां पे भी क्या है, माइनस में है, यानी इंडिया एक्सटर्नल ग्रांट्स ज्यादा देता है बजाय की लेने के। जैसे आपकी प्रोफाइल बढ़ती जाती है, इनकम बढ़ती है, तो आप ग्रांट्स ज्यादा देते हैं लेने की बजाय। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? हैं? अभी मत सोचो उसके बारे में, नहीं तो हो जाओगे कंफ्यूज्ड। ठीक है, हम लोग जब पढ़ेंगे जो है ना बेसिकली करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, तो उसमें हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सो ये बात समझ में आ गई? तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। हाँ, कौन सा? प्राइवेट रेमिटेंसेस। अब देखो प्राइवेट रेमिटेंसेस, मान लो सपोज प्राइवेट रेमिटेंसेस समझ में आ गया ना क्या होता है? ठीक है, सो अब जैसे इंडिया को मान लो 500 रुपीज मिल रहे हैं, ठीक है, और यहां जो फॉरेनर्स देश में काम कर रहे हैं वो अपने घर भी तो भेजेंगे ना पैसे, दे विल ऑल्सो सेंड बैक मनी टू देयर फैमिली। तो सपोज दे आर सेंडिंग मनी वर्थ 200 रुपीज, so 200 rupee is going outside while 500 rupees is coming inside the country.
So what is the total effect? So it's plus 300, it's positive. Got the point? So जैसे हमने बताया कि पूरे विश्व में जो है, पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट जो प्राइवेट रेमिटेंसेस है वो किसका है? इंडिया का है। समझ में आ गई बात? उसी तरीके से जो लोन में इंडिया लोन देता भी है और इंडिया लोन लेता भी है। अब चूंकि जो लोन ज्यादा लेगा तो उसका इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा होगा। सपोज इफ यू हैव टेकन बोरोड 1 लाख रुपी and I have borrowed 50,000. So who will pay more interest? You will pay. तो यहां पे बेसिकली इंडिया माइनस में है, प्राइवेट रेमिटेंसेस में पॉजिटिव में है, लेकिन लोन वाले मामले में नेगेटिव में है। यानी इंडिया जो है नेट बोरोवर है, यानी बोरो ज्यादा करता है। ग्रांट्स भी समझ में आ गया, गिफ्ट्स हो गया, एड हो गया, ठीक है। गिफ्ट मान लो जैसे यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन थी, तो मिस बाइडेन थी, तो मिस बाइडेन को मिस्टर मोदी ने जो है डायमंड दिया। उसमें नोटेड था कि पूरे वर्ल्ड में सबसे महंगा गिफ्ट जो है इंडिया से मिला था। अरे गिफ्ट होते 1 रुपए का सामान भी देते हो तो भी उसकी काउंटिंग होती है। सरकारी काम ऐसा है, ऐसा नहीं। उन्होंने बेसिकली क्या है, डायमंड दिया था, that was worth around 200 something crores है। नहीं तो तुम क्या सोच रहे कि 10,000 का डायमंड दे देंगे, 1 लाख रुपए का तो फेंक देगी वो यूएसए के प्रेसिडेंट की बीबी है। 200 समथिंग, और वो भी ओरिजिनल नहीं था, दैट वाज आर्टिफिशियल डायमंड। आजकल आर्टिफिशियल डायमंड भी हो रहा है ना, आप लोग साइंस टेक में पढ़ते होंगे ना कि कैसे, एक तो और वो तो नेचुरल होता है कि निकाल, दैट इज वेरी एक्सपेंसिव जो नेचुरल, और वो एनवायरमेंटली डैमेजिंग है। तो आजकल जो एनवायरमेंट कंसर्निंग है लोग जो है, और प्लस कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है आजकल जो बनाया जाता है आर्टिफिशियल डायमंड। दे लुक एग्जैक्टली द सेम। नॉर्मल पर्सन कैन नॉट डिफरेंशिएट, ओनली एक्सपर्ट्स कैन डिफरेंशिएट। तो artificial diamonds are produced in a simulated. बेटा देखो, जिसकी जितनी इनकम होती है ना, अब तुम देते हो 500 रुपए का, कहीं तुम्हारे फ्रेंड का बर्थडे है तो 500 रुपए का तुमने गिफ्ट दे दिया, या 300 रुपए का दे दिया, या 100 रुपए का दे दिया। तो अब 100 रुपए तो नॉर्मल आदमी के लिए जो है वो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना। तुम्हारे लिए सोचेगा 300-400 रुपए तो नॉर्मल है तुम्हारे लिए, तो डिपेंड करता है ना। तो अब यूएसए के प्रेसिडेंट है ना, उसको 400-500 रुपए का गिफ्ट नहीं दे सकते ना। गिफ्ट इज गिफ्ट, अरे वो बात सही है, बट बेसिकली क्या होता है कि जो नेशंस होते हैं उनके लैक्स ऑफ करोड़ के ट्रेडिंग होती हैं। मनी इज रिलेटिव, ठीक है। अभी कोई लैक्स ऑफ, अब जैसे जो है मुकेश अंबानी, जो अंबानी फैमिली ने अपने बेटे की शादी में जो है अराउंड ये माना जा रहा है कि 5 to 6,000 करोड़ खर्च किए। कितने? 5 to 6,000 करोड़। अब 5 to 6,000 करोड़ खर्च। अब देखो, डांस करने आई थी रेहाना, तो उसको कोई बता रहा था कि 60 करोड़ 65 करोड़, 3-4 घंटे डांस करने के लिए उसने 60-65 करोड़ लिए, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, तो बेसिकली अब उसकी इनकम करीब 5 to 6 लाख करोड़ है। हिज नेट वर्थ इज 5 to 6 लाख। तो उसका अगर आप निकालोगे तो वो हार्डली 0.5 और 1% भी नहीं होगा। तो अगर कोई 100 रुपए कमा रहा है और वो 50 पैसे या 1 रुपए खर्च कर दे रहा है, तो उसके लिए बहुत छोटी सी बात है। अब नॉर्मल आदमी 5 to 6,000 करोड़ तो सोच नहीं सकता है, समझ। 200 प्लस का था, 2 करोड़। हाँ, देश के उससे जाएगा ना, जाएगा ना। अब वो बेसिकली क्या होता, नहीं देखो एक्चुअली क्या होता है, वो रॉन्ग डायरेक्शन नहीं होता है, उसको ऐसे लग सकता है हमें,
बट बेसिकली क्या होता है कि बेसिकली क्या, यूएस से अगर हम यूएस से ट्रेड करते हैं ना, तो यूएस इज द बिगेस्ट इंपोर्टर इन द वर्ल्ड। वो सबसे बड़ा इंपोर्टर है, कंज्यूमर नेशन है। तो इंडिया का जो है वो, इंडिया का बहुत सरप्लस है। तो यूएस का प्रेसिडेंट खुश रहेगा तो बेसिकली ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा। तो लाख, आपने 200 करोड़ रुपए की चीज दे दी और कई लाख करोड़ रुपीस का बेनिफिट हो गया, तो कौन सी चीज है? मान लो आपने 200 रुपए खर्च किए, आपको 1000 रुपए के बेनिफिट हो गया, तो क्या चीज है बताओ? तो सही है ना? सेल्फिश नहीं होता है वो, देखो क्या एक्सचेंज होता है, गिफ्ट एक्सचेंज होते हैं। क्योंकि लोग मिलते हैं ना, तो लोग अपने यहां से यूनिक चीजें देते हैं। जैसे सूरत में वो डायमंड बना हुआ था, तो उसके तरफ से गिफ्ट दिया गया, क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्रीज है ना। अब मान लो यूएसए के प्रेसिडेंट की वाइफ जो है, अगर वो डायमंड पहनेगी, तो जो जैसे होता है ना सर्कल्स में, लोग देखेंगे अच्छा, अरे, और वो फ्लॉन्ट भी करेगी, जैसे लोग फ्लॉन्ट करते हैं ना नई चीजें, तो देख के अच्छा क्या है, दिस इज फ्रॉम इंडिया, दिस इज फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया के डायमंड्स एंड जेम्स एंड ज्वेलरी का बहुत ह्यूज मार्केट है यूरोप और अमेरिका में। ठीक है, तो अब सब लोग कहेंगे कितना ब्यूटीफुल हार है, तो फिर मान लो और भी जो है लोग सोचेंगे अच्छा हमें भी पहनना चाहिए, तो वो भी अपने हस्बैंड्स को कहेंगे कि हमें भी वो डायमंड ले आओ, तो एनिवर्सरी पे, और ऐसे ही दुनिया चलती है बेटा। आप समझ रहे हो? जैसे बच्चे होते हैं ना, देखते हैं कि अच्छा उनको वो चीज मिला, नए शूज मिले हैं, तो हमें भी आने चाहिए, तो कंपटीशन होता है। तो ऐसे ही होता है। तो डॉक्यूमेंटेड किया गया था। तो यूएसए का प्रेसिडेंट है, वो आया है, तो उसको लोग खुश करने के लिए देते हैं, पर प्लस इंडिया से भी लोग जाते हैं, तो वहां भी लोग देते हैं। ठीक है, जैसे कतर, कतर के प्रेसिडेंट ने गिफ्ट दिया था मिस्टर ट्रंप को, एक एक फ्लाइट ही एक जहाज गिफ्ट दिया था, एंड दैट वाज वेरी एक्सपेंसिव, रेंजिंग इन थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज। वो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज का था प्लेन। समझ रहे हो? थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज की मैं बात कर रहा हूं, 1000 रुपीज की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस, अब वो है, क्योंकि उन लोगों का बिजनेस है। अब 1000 of crore रुपीज हम लोगों को लग रहा है, उन लोगों के लिए 1000 रुपए है। हाँ, गवर्नमेंट्स को जाते हैं, वो गवर्नमेंट्स के उसमें जब तक वो रहेंगे यूज कर लेते हैं। फिर उसमें भी चीजें होती हैं, वो किसी फाउंडेशन के नाम पे वो फिर मैनिपुलेशन हो जाता है। ठीक है, अरे वो बहुत, दुनिया अभी बहुत एडवांस है, बस इतना जानो तुम लोग। चलो, समझ में आ रही बात? तो ऐसा होता है। तुम 1000 रुपए में ट्रेड करते हो, क्योंकि तुम्हारे पास उतना उसके हिसाब से, तो जो इनकम होती है उसके हिसाब से। अब वो बेटा देखो बेसिकली क्या है कि अब बहुत सी चीजें होती हैं, देते हैं वो लोग भी देते हैं कुछ गिफ्ट। ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ जाएगा, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ जाएगा तो देश को और फायदा होता है, क्योंकि फिर वो पॉलिसी लगाते हैं ना। अब देखो मान लो जैसे पॉलिसी इन्होंने लगाया है, ठीक है, अब पॉलिसी लगाया है, तो इंडिया का करीब ये एस्टिमेट है, इकोनॉमिस्ट मान रहे हैं कि करीब 4 लाख करोड़ का नुकसान हो जाएगा। इंडिया की जीडीपी जो है लगभग जो है 0.5% डाउन हो जाएगी। तो पॉलिसी मेकिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। और इंडिया और यूएसए का बेसिकली जो है सरप्लस है, इंडिया का पॉजिटिव है, यूएसए का नेगेटिव है। यानी बेसिकली इंडिया ज्यादा यूएसए को एक्सपोर्ट करता है, इंडिया। हाँ, अब वही है, कट डाउन कर रहा है, तो अब इंडिया का ओवरऑल इकोनॉमी अफेक्टेड हो जाएगी। सो ये बहुत सी चीजें हैं ना, तो ये सब होते हैं, राइट। चलो, सो ये समझ में आ गई बात। अब ये देखो इन तीनों का ना, इन तीनों का अगर हम जोड़ेंगे, इन तीनों को, तो बेसिकली क्या है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो पहले का पॉजिटिव है, दूसरे का नेगेटिव है, तीसरे का भी नेगेटिव है, तो टोटल जो है बेसिकली नेगेटिव है। वो वैल्यूएशन होती है।
तो आप ये मान के चलो कि बेसिकली क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो जीएनपी है इंडिया के केस में, ये तो हो गया नॉर्मल, नॉर्मल फॉर्मूला है, ये आपका नॉर्मल फॉर्मूला है जीएनपी का, ठीक है, कि जीएनपी है जीडीपी प्लस माइनस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब वो किसी कंट्री के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन इंडिया के केस में, इन द केस ऑफ इंडिया, इन केस ऑफ इंडिया फॉर्मूला क्या है जीएनपी का? जीएनपी मतलब वो बेसिकली क्या है, जीडीपी माइनस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। समझ में आ रही बात? ये फॉर्मूला है इंडिया के केस में। यानी बेसिकली क्या होगा, मान लो जीडीपी की वैल्यू आपकी कितनी है, अब हमने कहा कि जीडीपी की वैल्यू आपकी मान लीजिए हमने रख दिया कि ₹1200, और इसमें बेसिकली क्या है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब चूंकि ये क्या है, माइनस है ना, तो मान लो माइनस कर देंगे हम, और मान लो रुपीज क्या है, रुपीज हमने बोला कि ₹300 है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई जीएनपी की, ₹900। तो ये बताइए कि इंडिया के केस में जीडीपी बड़ा है या जीएनपी बड़ा है? जीडीपी बड़ा है। अगर वही पॉजिटिव होता है तो बेसिकली जीएनपी बड़ी होती। तो इंडिया का जो इंटरेक्शन है दुनिया से वो बेसिकली क्या है, वो नेगेटिव है, ठीक है। सो बेसिकली क्या है इसमें, इसका मतलब कि जो जीएनपी है वो इंडिया के केस में इसका ये फॉर्मूला है, तो इसमें क्या होगा कि जीडीपी इज बिगर देन जीएनपी इन केस ऑफ इंडिया। ये पूछ सकता है कि कौन बड़ी है कौन छोटा है, तो जीएनपी छोटी है, जीडीपी बड़ी है। क्यों बड़ी है? क्योंकि नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड वो माइनस है, सब्ट्रैक्ट होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। प्राइवेट रेमिटेंसेस क्या हैं ये भी, तो ये सब जो है आपको ध्यान में रखने हैं। तो इसमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में सिर्फ नेशनल्स का होगा, उसमें से फॉरेनर्स का माइनस हो जाता है। गॉट द पॉइंट? ये चीज ध्यान में रखना है। सो हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने जीडी पे डिस्कस कर लिया, एनडी पे डिस्कस कर लिया, जीएनपी कर लिया, ठीक है। ये पूरा जो है आपको रखना है नाउ। और अब देखिए, अब तक हम लोगों ने फिर क्या क्या डिस्कस कर लिया, जीडीपी, फिर एनडीपी, जीएनपी, ये तीनों कर लिया। अब देखिए चौथा है एनएनपी, फोर्थ है एनएनपी। अब देखिए एनएनपी समझ लें, एनएनपी, एनएनपी बेसिकली क्या है, एनएनपी स्टैंड्स फॉर नेट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सेम होगी। नेट का मतलब प्योर होता है, ठीक है। नेशनल का मतलब ओनली सिटीजन्स, प्रोडक्ट का मतलब बेसिकली क्या है, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इन इंडिया इट इज फ्रॉम 1st अप्रैल टू 31st मार्च, या इट इज नोन एज अकाउंटिंग ईयर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। समझ में आ रही? सेम चीज चलेंगी, क्योंकि नेशनल को भी हम लोगों ने कर दिया है, प्रोडक्ट को भी एक्सप्लेन कर रखा है, नेट को भी एक्सप्लेन कर रखा है। नेट का मतलब क्या होता है, प्योर, प्योर मतलब क्या, अवे फ्रॉम इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटी का मतलब क्या, डेप्रिसिएशन। यानी एनएनपी क्या है, एनएनपी
आपकी बेसिकली क्या होती है, ये जीएनपी ही है, इट्स जीएनपी माइनस जो है डेप्रिसिएशन है। समझ में आ रही बात? दैट इज द फॉर्मूला। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें मान लीजिए जीएनपी की वैल्यू कितनी है, आपने डिसाइड किया ₹900, और डेप्रिसिएशन, उसका डेप्रिसिएशन क्या होता है, वियर एंड टीयर। डेप्रिसिएशन मान लीजिए आपने ₹200 रखा, तो कितना हो गया, ₹700। तो ये बताइए कि कौन बड़ा होता है, जीएनपी बड़ी होती है या एनएनपी बड़ी होती है? जीएनपी बड़ी होगी एनएनपी से। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन कभी कभी देखिए ना, कभी डेप्रिसिएशन 0 होगी, डेप्रिसिएशन तो निकालना ही पड़ेगा ना, तो बराबर भी नहीं हो सकती है, और एनएनपी बड़ी भी नहीं हो सकती है, छोटी ही होगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन आप माइनस करेंगे तो निकलेगा ही उसमें। क्योंकि आप कार खरीदेंगे तो कार खरीद के ले आएंगे, तो बेसिकली ऐसा थोड़े कि वो महंगी हो जाएगी, नहीं होगी। कार आप तो शोरूम के बाहर से भी निकाल के ले आके बेचेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ठीक है, वो उसकी वैल्यू तुरंत गिर जाएगी 10-20 हजार। सब है बेसिकली क्या होता है, डेप्रिसिएशन हर चीज में निकाली जाती है, रियलिटी सेक्टर में भी होता है, बट बेसिकली क्या होता है कि किसी में अप्रिसिएशन ज्यादा है, मान लो अप्रिसिएशन उसकी वैल्यू 7% से बढ़ रही है और उसकी डेप्रिसिएशन 3% हो रही है, तो नेट वैल्यू तो 4 निकल गई ना। तो डेप्रिसिएशन सब में निकलता है, बट उसका एवरेज निकाल लिया जाता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना। अब इस पे देखो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसको एक बार जीडीपी के कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, उसको कनेक्ट करते जाओ, सब याद होगा एंड यू कैन एक्सप्लेन इट। किताब में, किताबों की एक लैंग्वेज होती है, किताबों की लैंग्वेज को पढ़ने पे दिमाग जो है घुसता ही नहीं है। ऐसा लगता है स्टील पे जैसे फायरिंग होती है ना, तो बुलेट ऐसे ही उड़ने लगती है, तो दिमाग में घुसता ही नहीं है, बस जबरदस्ती रटना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या है कि देखिए, इस पे और भी कई क्वेश्चन आते हैं कि पहली बात की जो एनएनपी है ना, इस पे बोला जाता है कि दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम क्या होती है, तो वो एनएनपी होती है। समझ में आ गई बात? जीएनपी और एनएनपी में कौन बड़ी होती है? जीएनपी बड़ी होती है। छोटी कौन होती है? वो ऐसे घुमा देगा कि अच्छा छोटी कौन होती है, तो एनएनपी होती है। तो हमेशा दिमाग में है कि बड़ी होती है, बड़ी होती है, ये चीज छोटी के बारे में हम सोच नहीं पाते, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम क्या होती है? एनएनपी होती है, ठीक है। अब देखिए, एक और कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं पीसीआई। पीसीआई का मतलब एक बार हम लोगों ने डिस्कस किया था, पीसीआई जैसे इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी डिस्कस कर रहे थे ना, तो लो पर कैपिटा इनकम। तो किसी ने पूछा था कि पर कैपिटा इनकम क्या है, तो ये पूछा जाता है कि पीसीआई जो है, यानी पीसीआई डिराइव कैसे होती है, हाउ पीसीआई इज डिराइव्ड। पीसीआई स्टैंड्स फॉर पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मींस इनकम ऑफ पर पर्सन इन अ गिवन ईयर। इन अ गिवन ईयर का मतलब इन अ फाइनेंशियल ईयर, राइट। इन फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम, समझ में आ गई बात? सबका सेम चलेगा, पर कैपिटा इनकम, इट शोज इनकम ऑफ पर पर्सन इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। सबकी डेफिनेशन वही चल रही है,
ठीक है। अब पर कैपिटा इनकम, अब देखिए पीसीआई कैसे निकलती है, तो देखिए पीसीआई निकलने का जो रूल होता है, जो फॉर्मूला होता है, पीसीआई इजकल टू, इसमें आपकी एनएनपी होती है, एनएनपी इज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। सो ये पीसीआई का जो है रूल होता है। अब मान लीजिए एनएनपी आपकी अगर अगर 1000 है, ₹1000 है, और इसमें क्या है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 100 लोग हैं, तो कितना हो जाएगा, तो टोटल पीसीआई कितनी हो जाएगी, ₹10 हो जाएगी, यही होगा ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पीसीआई निकालने के लिए, पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए किस मेथड का अपनाया जाता है, कौन सा, जीडीपी होती है, जीएनपी होती है, क्या होता है, तो एनएनपी का इस्तेमाल होता है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है या कैसे निकाला जाता है, गिव विद एन एग्जांपल। ठीक है, तो वो उसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए ₹1000, आपको ट्रिलियन और बिलियन में लिखने की जरूरत नहीं, आपने कहा कि सपोज द इनकम NNP of a country is ₹1000. Keep it simple so that the examiner should understand that you have understood the concept absolutely clear, right? So crystal clear understanding should get reflected in your answers. So ये चीजें जो है आपको ध्यान में रखना है। तो पीसीआई आपकी निकल गई, तो पीसीआई निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, एनएनपी का यूज होता है। ठीक है, ये चीज, तो ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम होती है। दूसरी बात, पीसीआई पर कैपिटा इनकम कैसे निकाला जाता है, एनएनपी जो डिवाइड करके टोटल पॉपुलेशन से। आप स्टेट का निकाल सकते हैं, जहां का निकालना चाहते हैं आप निकाल सकते हैं, राइट। अब तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि जीडीपी समझ लिया, एनडीपी डिस्कस कर लिया, जीएनपी कर लिया, एनएनपी कर लिया, पीसीआई कर लिया। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताए, राइट, है ना आसान, राइट, आसान है नहीं, टेक्निकलिटीज हैं, बट आपको ये बस चीजें बस आपको मालूम होना चाहिए। नेपाल में क्या हो रहा है, पीएम ने रिजाइन कर दिया, ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं सब, करप्शन ज्यादा हो, और सोशल मीडिया पे बैन भी, ये सही कर रहे हैं सब, है मतलब ऐसे ही हो रहा है। सोशल मीडिया देखो, घर में बैन हो जाए तो घर पे विद्रोह हो जाए, है। हाँ, इट्स अ काइंड ऑफ रिवोल्यूशन, पीपल आर फेड अप विद द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम। जब पॉलिटिकल सिस्टम जो है बेसिकली कैन नॉट एड्रेस द प्रॉब्लम्स, तो बदलाव होते रहना चाहिए, नए लोग आएंगे, फ्रेश लोग आएंगे तो फ्रेश आइडियाज ले आएंगे ना, नहीं तो पुराने लोग वही, उनको लग गया कि हम सेट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर क्या हो जाएंगे, फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो समय समय पे चेंज होते रहना चाहिए, पुरानी चीजें जो है, तभी तो फ्रेश लोग आएंगे, फ्रेश लीडरशिप आएगी, फ्रेश थॉट आएंगे। सो करप्शन, और वो उसने ट्रिगर का काम कर दिया, सोशल मीडिया बैन, बिकॉज जो जो नई जनरेशन है वो क्या कर रही है, कंपैरिजन कर रही है ना, कि ये इनके बच्चे कैसी लैविश लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, हम लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है। सो बेसिकली एक बुक है, व्हाई नेशंस फेल, डिस्कस किया है मैंने, व्हाई नेशंस फेल 2024 में, इनके जो राइटर्स हैं इनको नोबेल प्राइज मिला इकोनॉमिक्स में, व्हाई नेशंस फेल को। ठीक है,
तो उसमें उन्होंने बताया कि नेशंस फेल क्यों होते हैं। तो उन्होंने ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, उसमें ये बताया कि जो नेशंस बहुत अच्छा कर रहे हैं तो उनकी सर्टेन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पूरा ह्यूमन सिविलाइजेशन को लेके पूरा उन्होंने डिटेल्ड में ये इन इकोनॉमिस्ट ने एनालिसिस किया है, तभी इनको नोबेल प्राइज मिला 2024 में। ये बुक लिखी गई थी 2010-12 के आसपास लिखी गई थी। ठीक है, सो मैं भी काफी समय से सोच रहा था इसको पढ़ने के लिए। जब अनाउंस हुआ तो हमने कहा कि बट आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ। हमने कहा पहले इसको पढ़ो, बाकी सब चीजें शेड्यूल हटाओ। तो उसमें उन्होंने दे हैव डिस्कस कि जो भी नेशंस बहुत अच्छा कर रहे हैं, सक्सेसफुल हैं, वो बेसिकली जो भी इनकम होती है वो स्प्रेड होती है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीर अमीर ही होता जा रहा है और बाकी को बेनिफिट नहीं मिल रहा। वो कोशिश करते हैं कि वो प्रोस्पेरिटी स्प्रेड हो। बहुत आइडियल सिचुएशन तो नहीं है, बट एटलीस्ट दे ट्राई टू स्प्रेड इट, राइट। सो अब बेसिकली क्या है कि अगर लगेगा, जो लार्जर पॉपुलेशन को लगेगा कि बिल्कुल उनके लिए रहने, मतलब उनके एग्जिस्टेंस में बहुत ज्यादा दिक्कत है, और जबकि एक बहुत थिन जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है अल्ट्रा लग्जूरियस लाइफ में रह रही है, तो वो डिसकंटेंट पैदा होता है, गुस्सा पैदा होता है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। तो पावर एंड वेल्थ का एक्सेसिव जब कॉन्सेंट्रेशन होता है तो बेसिकली क्या होता है कि रिवोल्ट होता है। एंड उन्होंने बिल्कुल जैसे होता है ना तुगलकी फरमान जारी कर देना कि सभी सोशल मीडिया बैन करो, क्योंकि उस पर कैंपेन रैपिंग चल रही थी। एक रैपर है वहां का, मेयर है काठमांडू का, ही हैज बिकम वेरी फेमस। उसमें आप देखो आ रहे हैं सब वीडियोस, वो दिखा रहा है पॉलिटिशियंस और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके बच्चे जो है वो कितनी लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं, और नॉर्मल आदमी जो है खाने पीने को लेके बहुत परेशान है। सो दे आर शोइंग द कंपैरिजन। सो दे वांटेड टू एब्सोल्युटली बैन ऑल द थिंग्स, और जब उन्होंने बैन किया तो गुस्सा एक उड़ गया जो है, और भी बाकी चीजें जो है सब इकट्ठा हो गई, एंड देन राइट इट हैपेंस। ओके, सो जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, पीसीआई, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस कर ले हम लोग। ठीक है, अब देखिए जो नेशनल इनकम होती है, जो नेशनल इनकम होती है इज मेजर्ड दो लेवल पे। ठीक है, दो लेवल पे मेजर्ड होती है। पहला, ठीक है, कॉस्ट, और दूसरा प्राइस। अब कॉस्ट और प्राइस आप समझ लीजिए। कॉस्ट और प्राइस में बेसिकली कॉस्ट दो प्रकार की होती है मेनली। एक एफसी जिसको बोलते हैं, एफसी मींस फैक्टर कॉस्ट। हम लोगों ने कॉस्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़े हैं ना। फैक्टर कॉस्ट यानी किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़े हैं ना। तो फैक्टर कॉस्ट होती है यानी जो खर्चे आते हैं, और दूसरी होती है मार्केट कॉस्ट, एमसी, मार्केट कॉस्ट इसको बोलते हैं। फैक्टर कॉस्ट को हम लोग इनपुट कॉस्ट के रूप में भी जानते हैं, और मार्केट कॉस्ट को इसको हम लोग शोरूम प्राइस के रूप में भी जानते हैं। शोरूम कॉस्ट या इसको शोरूम प्राइस के नाम से भी जाना जाता है। शोरूम प्राइस का मतलब बेसिकली क्या है कि जो शोरूम के प्राइस पे बिकती है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि इनपुट, जो भी इनपुट कॉस्ट होती है किसी चीज को बनाने में, वो आपका फैक्टर कॉस्ट होता है। यानी इसको फैक्ट्री प्राइस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फैक्ट्री प्राइस भी बोलते हैं। जैसे मान लो
अ पेयर ऑफ शूज बनाने में, अगर 100 अ पेयर ऑफ शूज आप बना रहे हैं, अगर 100 पेयर ऑफ शूज बना रहे हैं और उसकी कॉस्टिंग कितनी आ रही है, 1 लाख आ रही है, तो पर पीस कितना हुआ, 1K हुआ, तो ये आपकी फैक्टर कॉस्ट हो गई। तो फैक्टर कॉस्ट में नेचुरली उसका प्रॉफिट भी जुड़ा होता है, ठीक है। तो फैक्ट्री प्राइस है, वो बेच देता है, होलसेलर्स खरीद लेते हैं और वो फिर ले आके शोरूम पे और फिर वो रिटेलर को पे करके उसमें फिर वो मार्केट कॉस्ट पे बेचते हैं। अब मार्केट कॉस्ट क्या होती है, एमसी क्या होती है? सो एमसी बेसिकली क्या होती है, आपकी फैक्टर कॉस्ट होती है प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। मेजर तो यही है, प्लस उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, बहुत सी चीजें जुड़ती हैं, ठीक है। सो इसमें फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है। तो इसमें ये बताओ कौन बिगर होगा, फैक्टर कॉस्ट या मार्केट कॉस्ट? मार्केट कॉस्ट हैपेंस टू बी बिगर देन फैक्टर कॉस्ट। ये समझ में आ गई बात सबको? ठीक है। अब देखिए इसमें क्या था कि पहले अर्लियर इंडिया की जो जीडीपी थी, इंडिया जीडीपी जिसको नेशनल इनकम के नाम से भी जानते हैं, इंडिया जीडीपी was measured, India's GDP since 2015 ये बेसिकली किस पे मेजर की जाती है, जीडीपी एमसी, यानी मार्केट कॉस्ट पे मेजर की जाती है। कब से? सिंस 2015। अर्लियर किस पे थी? अर्लियर जो है बेसिकली, अर्लियर यानी 2015 से क्या था, जीडीपी जो है किस पे थी, एफसी थी। अर्लियर जो है इंडिया की जो है, इंडिया की जो जीडीपी है अर्लियर किस पे थी, किस पे मेजर की जाती थी, फैक्टर कॉस्ट पे मेजर की जाती थी। अब किस पे मेजर की जाती है, मार्केट कॉस्ट पे। तो ये पूछ सकता है कि इंडिया की जीडीपी किस पे मेजर की जाती है, फैक्टर कॉस्ट या मार्केट कॉस्ट? तो मार्केट कॉस्ट, ठीक है। वो ईयर नौ पूछे हो सकता है या पूछ भी सकता है, क्योंकि यूपीएससी ने पूछा है कि डिस्कस द चेंज मेथोडोलॉजी ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग डन इन 2015, राइट। तो ये कॉस्ट आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम लोग समझ लें इसको, प्राइस। अब प्राइस में बेसिकली क्या है, प्राइस में दो तरह की प्राइस होती है। दो तरह की प्राइस होती है। एक होती है आपकी बेसिकली ये, एक आपकी होती है कांस्टेंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस, और दूसरी होती है करंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस। कांस्टेंट का मतलब बेसिकली क्या होता है, फिक्स्ड। आपको याद करने का यही तरीका है। और करंट का मतलब बेसिकली क्या है, करंट मतलब जो बेसिकली प्रेजेंट, प्रेजेंट डे। तो करंट का मतलब होता है प्रेजेंट। अब ये डिफरेंस क्या है कांस्टेंट प्राइस एंड करंट प्राइस में? तो रोल ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन रोल। इनमें जो डिफरेंस है वो किसका है, इन्फ्लेशन रूल। अब ये इन्फ्लेशन जो है क्या माना जाता है, जिसमें इन्फ्लेशन जो है क्या, फिक्स का मतलब इन्फ्लेशन जो फिक्स्ड हो वो कांस्टेंट प्राइस होता है।
यानी कांस्टेंट का मतलब फिक्स प्राइस होती है। फिक्स प्राइस का मतलब कि उसमें इन्फ्लेशन फिक्स माना जाता है, ठीक है। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई जिसको बोलते हैं, एवरेज इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज। वो हम लोग इन्फ्लेशन डिस्कस करेंगे जब इन्फ्लेशन में पढ़ाऊंगा। तो इसमें इन्फ्लेशन का रोल, यानी इन्फ्लेशन क्या होता है, फिक्स्ड होता है। इसको हम लोग बोलते हैं बेस ईयर, इसको बेस ईयर भी बोला जाता है, या इसको रेफरेंस ईयर भी बोला जाता है। ये इंडिया में जो है वो कब, क्या है बेस ईयर, या इन्फ्लेशन किस ईयर से मेजर किया जाता है? 2011-12, ठीक है। अर्लियर, ठीक है, पहले कितना था अर्लियर? 2004-5 था। तो यानी जो इन्फ्लेशन, यानी जो महंगाई मेजर की जाती है इंडिया में, वो गवर्नमेंट किस पे मेजर की करती है? 2011-12 से। आप समझ रहे हैं, चल रहा है 2025 लेकिन मेजर करते हैं 2011-12 से। तो इसीलिए महंगाई का डेटा डिफरेंट आएगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि आपसे पूछ ले कि बेस ईयर क्या होता है, समझ लो, क्योंकि ध्यान हटा तो फिर भटक जाओगे फिर। तो पूछ ले कि बेस ईयर क्या होता है या रेफरेंस ईयर क्या होता है, तो जिसमें इन्फ्लेशन क्या होती है, फिक्स्ड होती है। और वो बेस ईयर क्या होता है? 2011-12। पहले 2004-5 था, लेकिन 2011-12 कर दिया गया। कब किया गया? ये बेसिकली जो है 2015 में किया गया। दिस वॉज डन इन since 2015, since 2015। सो ये बेसिकली 2011-12 किया गया। तो इनसे इसमें इन्फ्लेशन का होता है। करंट प्राइस में बेसिकली क्या होता है? करंट प्राइस में प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट इन्फ्लेशन इज प्रेजेंट इन्फ्लेशन। क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? प्रेजेंट इन्फ्लेशन, प्रेजेंट इन्फ्लेशन इज इंक्लूडेड। तो इसमें जो जो करंट प्राइस होती है उसमें प्रेजेंट इन्फ्लेशन जो है वो क्या होता है? इंक्लूड होता है। और जबकि जबकि कांस्टेंट प्राइस में इन्फ्लेशन क्या होता है? वो बेस ईयर से लिया जाता है, यानी फिक्स्ड होता है। और बेस ईयर क्या है? 2011-12। करंट प्राइस में बेसिकली क्या होता है? प्रेजेंट डे का इन्फ्लेशन वो इंक्लूड होता है। और हम लोग जो जो भी खरीद फरोख्त करते हैं किस प्राइस पे करते हैं? करंट प्राइस पे करते हैं। जबकि गवर्नमेंट अपना डेटा किस पे करती है, मेजर करती है? वो बेसिकली करंट प्राइस पे नहीं करती है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं, इस कांस्टेंट प्राइस यानी बेस रेफरेंस ईयर को, इसी को हम लोग बोलते हैं रियल जीडीपी। क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज रियल जीडीपी। रियल जीडीपी इज मेजर्ड एट अ बेस ईयर। और जब जो है जीडीपी मेजर होती है किस पे? करंट प्राइस पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। क्या बोलते हैं? नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी किस पे मेजर होती है? करंट प्राइस पे मेजर की जाती है। रियल जीडीपी में बेसिकली क्या होती है? वो किस पे मेजर की जाती है? वो कांस्टेंट प्राइस पे की जाती है। और कांस्टेंट प्राइस वो किसी प्रीवियस ईयर में होता है। तो समझने कि रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है पास्ट का, और नॉमिनल जो जीडीपी है उसमें बेसिकली क्या होती है? प्रेजेंट डे इन्फ्लेशन इज एडेड। ये समझ में आ गई बात? अब इंडिया में, इंडिया की जो जीडीपी है वो किस पे मेजर की जाती है? तो किस पे? कांस्टेंट पे या बेसिकली करंट पे? तो इंडिया की जो जीडीपी है ना, इंडिया जीडीपी, वो बेसिकली क्या होती है? वो एमसी है, एट कांस्टेंट प्राइस, एट कांस्टेंट प्राइस। और ये कब से है? 2015 से। अर्लियर कितने, अर्लियर किस पे थी? अर्लियर बेसिकली आपकी थी जीडीपी एफसी एट कांस्टेंट प्राइस। पहले भी कांस्टेंट प्राइस थी, अभी भी कांस्टेंट प्राइस है, बट अंतर डिफरेंस था कि पहले एफ फैक्टर था, अब बेसिकली एमसी। समझ में आ रही बात? तो इंडिया की जो जीडीपी हो किस पे मेजर होती है?
एट कांस्टेंट प्राइस, मार्केट कॉस्ट एट कांस्टेंट प्राइस। करंट प्राइस पे नहीं होती है, पहले भी कांस्टेंट पे थी, अब भी कांस्टेंट पे है, बट ये है कि जो कॉस्ट है वो मार्केट कॉस्ट हो गई है, पहले फैक्टर कॉस्ट थी। ये कब चेंज हुआ है? 2015 में चेंज हुआ। तो 2015 में दो चेंजेस हुए हैं। पहली बात कि वो मेजर चेंज हो गया है, एफसी से एमसी आ गया है जीडीपी, और दूसरा चेंज हुआ है कि जो इन्फ्लेशन का जो बेस ईयर है उसको चेंज किया है। ये दो मेजर चेंजेस किए गए हैं। समझ में आ गई बात? बेसिकली क्या है, अगर आप देखोगे तो नेचुरली क्या है कि नॉमिनल वाला अगर कर दोगे करंट प्राइस का तो बड़ा हो जाएगा प्रेजेंट डे, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन पीपल तो क्या करते हैं, करंट पे लेन देन करते हैं ना, लेकिन गवर्नमेंट जो अपना अकाउंट दिखाती है वो बेस ईयर पे दिखाती है, और वो बेस ईयर जो है 2011-12 है। हालांकि ये था कि हर 5 ईयर में चेंज कर दिया जाएगा 5 ईयर्स पे, लेकिन अभी भी चेंज करना बाकी है। गॉट द पॉइंट? देखो इन्फ्लेशन को और हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब मैं इन्फ्लेशन टेकअप करूंगा, लेकिन जो इन्फ्लेशन है, जो एवरेज ग्रोथ होता है, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई आप समझ लो, एवरेज इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो इन्फ्लेशन जो है ना वो महंगाई बढ़ा जिसको बोलते हैं, तो वो उसका एवरेज निकाल लिया जाता है ईयर का, और उस ईयर में तो उसमें बहुत फ्लक्चुएशन नहीं है ना। मान लो 2011-12 में हमने 4% डिसाइड कर लिया है तो वो 4% ही रहेगा। प्रेजेंट डे में आज मान लो इस वीक जो है 4% है, अगले वीक जो है 6% हो सकता है, तो फ्लक्चुएट करेगा। तो ह्यूमन बीइंग्स जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं करंट प्राइस पे करते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट जो मेजर करती है वो बेसिकली वो बेस ईयर पे करती है। हालांकि जो इंटरनेशनल जो भी मैच्योर्ड हैं फाइनेंशियली कंट्रीज वो करंट प्राइस पे करती हैं। समझ में आ रही बात? अब यहां पे तो महंगाई फ्लक्चुएट करने लगी तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। So let's wind up the session, right? Thank you.